नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जो मैं प्रिपरेशन है करवाने वाला हूँ यहाँ पे आपके सामने चंडीगढ़ बीएड एंट्रांस की, और साथ में ये जो वीडियो है वो जो पंजाब के एस्पिरेंट हैं बीएड एंट्रांस के उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और साथ में हिमाचल के लिए भी। क्योंकि जो सिलेबस है मैंने आपको कई वीडियो में बताया हुआ है कि सिलेबस जो है हर स्टेट में सेम होता है, जस्ट जीके जीएस अलग अलग होती है। तो ये जो सेक्शन बी है उसके रिगार्डिंग मैं आपको प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ, दैट इज टीचिंग पोटेंशियल, और कई जगह इसको टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहा जाता है। तो ये क्लास 1 है हमारी टेस्ट सीरीज की। इसमें जो है 15 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं, और इनके जैसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। साथ साथ में कुछ क्वेश्चन होंगे उनको डीपली में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको उस कंसेप्ट की जो है क्लैरिटी हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी आगे आने वाली वीडियो की वीडियोस है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे मिलेंगी। और फ्री में जो है आपको इसमें मैं आपको वर्ड फाइल भी फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। जो जिसको भी वर्ड फाइल चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और डीएम में मुझे मैसेज कर दें। जो ये सारी पीडीएफ है, वर्ड फाइल है, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, दैट इज टीचिंग इज बेस्ड अपॉन मास्टरी ऑफ। तो जो टीचिंग है वो किसके ऊपर बेस्ड है आपको बताना है यहाँ पे। और ये क्वेश्चन जो होते हैं हम अपने जर्नल जो है कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कंसेप्चुअल नॉलेज, टीचिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ऑल ऑफ दिस। तो जो हम एंट्रांस देते हैं ये बीएड का, इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड के बारे में बताना चाहिए। अगर पॉजिटिव वर्ड आपको ध्यान में रहेंगे तो क्वेश्चन जो है आपके जल्दी अटेम्प्ट होंगे। फॉर एग्जांपल ये सारे जो कंसेप्चुअल नॉलेज वर्ड हो गया, टीचिंग स्किल हो गया, डिसीजन मेकिंग स्किल है, ये सारे जो है आपके पॉजिटिव वर्ड हैं। और ये जहां जहां आपको आंसर सही लगेगा, मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे हमारे जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल सही है। जो टीचिंग है वो बेस्ड है, आपकी मास्टरी होनी चाहिए कंसेप्चुअल नॉलेज पे भी, आपकी टीचिंग स्किल पे भी, और जो डिसीजन मेकिंग है वो उसमें भी आपकी मास्टरी होनी चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है डी। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज, प्रैक्टिकल टीचिंग स्किल एंड साउंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज टू एड्रेस डाइवर्स क्लासरूम सिचुएशंस। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज। तो इसमें थोड़ा सा आई गेस इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, कि सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या होता है एक टीचर के लिए जब वो क्लास में जाने वाला होता है। तो टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, टू मेक स्टूडेंट डू देयर होमवर्क, टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एग्जाम, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको पॉजिटिव वर्ड ढूंढना आ गया तो आपको आंसर अभी मिल जाएगा। क्योंकि आजकल जो एनईपी के अकॉर्डिंग हम स्कूलों में पढ़ाई करवाते हैं, उसमें हम बच्चों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करवाते हैं, उनको हम उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाते हैं। तो ना ही होमवर्क देने के लिए पढ़ाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो पॉजिटिव वर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टू मेक लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। इसी के लिए हमने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इंप्लीमेंट की है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। प्लेवे लर्निंग हमने इंप्लीमेंट की है। बहुत सारी नई टेक्निक्स जो है आजकल आप स्कूलों में देखने को देखेंगे। और साथ साथ में अगर आप किसी स्कूल के फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे तो वो एक्टिविटीज वो वहाँ पे पोस्ट भी करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीबीएसई हमें हर चीज को जो है प्रूफ के अकॉर्डिंग रखना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, दैट इज टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। तो यहाँ पे भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव वर्ड देखेंगे, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। एक टीचर जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एक उनका जो थॉट प्रोसेस है, ये नहीं कि एक ही चीज के ऊपर एक ही चीज के ऊपर फोकस करना, उनको हर तरीके से सोच रहे हैं ताकि बच्चे की जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, और जो टीचिंग जो हमारी लर्निंग है बच्चों की वो एनहांस हो सके। सो दैट मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अगर टीचर को इफेक्टिव पढ़ाना है तो उसको
जो फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। तो थर्ड का आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसमें अगर आप एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ टीचर टू अडेप्ट टू वेरिंग स्टूडेंट नीड्स एंड लर्निंग स्टाइल एनहांसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्योंकि जो हमारी क्लासरूम है उसमें इंडिविजुअल वैरायटी होती है, यानी कि हर एक स्टूडेंट हम मानते हैं कि वो अलग है, तो आप पूरी क्लास में एक ही मेथड से नहीं पढ़ा सकते हो। आपको जो है हर एक चैप्टर के लिए, हर एक लेसन प्लान के लिए आपको अलग अलग मेथड यूज करने होते हैं, तो उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत जरूरत पड़ती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्राइमरी रोल ऑफ अ टीचर इन अ क्लासरूम इज टू। सबसे पहला रोल जो टीचर का क्या है? डिलीवर लेक्चर्स, मेंटेन डिसिप्लिन, फैसिलिटेट लर्निंग, असाइन होमवर्क। तो यहां भी आपको देखने को मिला है जो पॉजिटिव वर्ड है दैट इज फैसिलिटेट लर्निंग। कहीं भी आपको फैसिलिटेट लर्निंग वर्ड आए समझ लेना कि यहाँ पे जो है जो आंसर होने के चांस ज्यादा है। दैट मीन जो टीचर का पहला काम है वो लर्निंग को एनहांस करना है और ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करना है बच्चे की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज फोर्थ पार्ट का सी ऑप्शन, फैसिलिटेट लर्निंग। अच्छा, मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ दैट इज ओवरऑल डेवलपमेंट, क्योंकि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी 360 डिग्री लर्निंग, यानी कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। टीचर्स एक्ट एज फैसिलिटेटर्स गाइडिंग स्टूडेंट थ्रू द लर्निंग प्रोसेस रादर देन मेयरली डिलीवर्ड कंटेंट। टीचर का काम सिर्फ ये नहीं है कि क्लास में आए और अपना लेक्चर देके चले गए, हमें बच्चों को हर एक स्टेज पे जाके मोटिवेट करना है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इवेल्युएशन हम करते हैं, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, मोटिवेशन इज आल्सो नीडेड फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लास्ट ऑप्शन डी दैट इज पनिशमेंट दैट इज प्रोहिबिटेड इन क्लासरूम। तो आपको ध्यान में रखना है कि आजकल जो है हम बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, और फिजिकल और वैसे भी आप कुछ भी जो है ऐसी चीज बच्चों को नहीं बोलेंगे जिससे उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है हानि पहुंचे। तो इसका आपने ध्यान रखना है। बाकी ए बी सी ऑप्शन जो है वो हमारे पॉजिटिव वर्ड है सारे, डी जो नेगेटिव वर्ड है तो हमें उसको नेग्लेक्ट करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, रोक के वीडियो को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग इज टू। अच्छा, ऑडियो विजुअल एड्स जो है ये पूरा कंसेप्ट है एक हमारे इस बीएड एंट्रांस में जो टीचिंग पोटेंशियल के अंदर पूछा जाता है, और इसकी शायद अलग से वीडियो मैंने बना रखी है। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको कई सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी जो मैंने टॉपिक वाइज बनाई हुई हैं और उसमें क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं। तो प्लीज अगर आप नए हैं चैनल पे तो वहां जाएं, सारी वीडियोस को देखें, फिर यहाँ पे आए तो आपको और बेटर जो फील होगा और जो आपकी लर्निंग होगी और बढ़ जाएगी। तो हम जो ऑडियो विजुअल एड यूज करते हैं, यानी कि जिसमें बच्चे सुन भी सके देख भी सके दोनों एक साथ हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज और वो सबसे फायदेमंद होता है वो क्या होता है, बच्चों को एंटरटेन करता है, सेव टीचर्स टाइम, एनहांस अंडरस्टैंडिंग, रिप्लेस टेक्स्ट बुक्स। तो यहाँ पे एनहांस अंडरस्टैंडिंग जो पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि उनको सब चीजें ध्यान से समझ में आ जाए, तो हमें कई सारे मेथड यूज करने होते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑडियो विजुअल एड्स। आजकल हम छोटे बच्चों के लिए भी यूज करते हैं और जो है सेकेंडरी क्लासेस के लिए भी यूज करते हैं। सो सिक्स्थ का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एनहांस अंडरस्टैंडिंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारे पास है सेवंथ क्वेश्चन दैट इज डिस्टेंस एजुकेशन इज अ फॉर्म ऑफ। तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में आप देखोगे रेगुलर क्लासेस होती हैं, और उसके बाद एक ऑप्शन होता है डिस्टेंस एजुकेशन का, और एक और ऑप्शन होता है दैट इज प्राइवेट कैंडिडेट। तो ये सारे अलग अलग चीजें हैं, तो इसमें आपको बताना है डिस्टेंस एजुकेशन किसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपको नीचे दिख भी रहा है, दैट इज बी ऑप्शन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो अभी हम चारों जो फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन, चारों की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अच्छा, डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट हिमाचल में है या चंडीगढ़ में है, पंजाब में है,
तो वो आपने सुना होगा कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कर्नाटका जो है यूनिवर्सिटीज है, या आप देखेंगे मणिपुर में यूनिवर्सिटीज हैं, वो ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करती हैं जो बच्चों को, और यहाँ से वो डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हैं। तो वो हेल्प करता है नीडी स्टूडेंट्स को, जो कि ऐसा कोर्स है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है लेकिन दूसरी जगह पे है, तो यहाँ से वो ऑनलाइन इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फायदा होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब कर रहे हैं या फिर किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो यहाँ से डिस्टेंस एजुकेशन से अपने कोर्स को कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो डिस्टेंस एजुकेशन फॉल्स अंडर नॉन फॉर्मल एजुकेशन एज इट अकर आउटसाइड द ट्रेडिशनल क्लासरूम। तो जो क्लासरूम में हम पढ़ाई करते हैं जैसे स्कूल में, तो उसको हम बोलते हैं, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज फॉर्मल एजुकेशन। और उसके बाहर जो पढ़ाई होती है लेकिन वो भी करिकुलम के अकॉर्डिंग होती है, दैट इज नोन एज आपका नॉन फॉर्मल। फिर इनफॉर्मल एजुकेशन है जो कि हम घरों में सीख सकते हैं, कहीं भी एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और लास्ट में ट्रेडिशनल, जिसमें हम पहले सिर्फ बच्चों को सिखाते थे कि ये बुक्स हैं, इसे यहाँ से आपने चीजों को याद करना है और उसको परफॉर्म करना है, दैट इज नोन एज ट्रेडिशनल एजुकेशन। यहाँ पे डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया हुआ है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है उसकी डेफिनेशन है स्ट्रक्चर करिकुलम बेस्ड लर्निंग इन इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। एग्जाम्पल, कंप्लीटिंग अ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। एक सिंपल एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो आपको बताता है कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देन हम आगे चले यहाँ पे नॉन फॉर्मल में ऑर्गेनाइज लर्निंग। यहाँ पे भी लर्निंग जो है ऑर्गेनाइज होती है जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन यहाँ पे आउटसाइड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होती है, ऑफन स्किल बेस्ड एंड फ्लेक्सिबल, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर क्लासेस नहीं लगती हैं। जैसे अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे हर सेमेस्टर में 2 वीक्स क्लास लगाई जाती हैं और वहाँ पे असाइनमेंट बच्चे बना के देते हैं, और इस तरीके से सिर्फ पूरे सेमेस्टर में 2 वीक क्लासेस लगती हैं। तो एग्जाम्पल है अटेंडिंग अ कोडिंग बूट कैंप और कम्युनिटी वर्कशॉप ऑन डिजिटल मार्केटिंग, इसका एग्जाम्पल है। और मैंने आपको डिस्टेंस एजुकेशन भी बता दिया जो कि हमारा नॉन फॉर्मल के अंदर ही आता है। देन हमारे पास इनफॉर्मल एजुकेशन, अनप्लान्ड एवरीडे लर्निंग थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शंस। तो बहुत इजी वे में मैंने इसमें लिखा हुआ है, लर्निंग टू कुक फ्रॉम अ फैमिली मेंबर और गेनिंग फाइनेंशियल लिटरेसी फ्रॉम ऑनलाइन वीडियोस, दैट इज नोन एज इनफॉर्मल एजुकेशन। ट्रेडिशनल एजुकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि पहले पहले जो हमारी लर्निंग होती थी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती थी। अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हम मानते हैं जो लर्निंग होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन के अगर पूछा गया है तो आपने याद रखना है, आजकल जो लर्निंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग हमें करनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8th क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है बी, 14 ईयर्स तक हम जो है ये आर्टिकल है 29 इसको ध्यान से पढ़ लें। यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस एज 6 to 14 ईयर्स, इसका ध्यान रखना है आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल लेवल एजुकेशन एजेंसी इन इंडिया, दैट इज सबको पता है NCERT। बाकी सब ये अलग चीजें हैं, लेकिन फुल फॉर्म आपको सबको देख लेना है कि फुल फॉर्म भी है जो एंट्रांस में पूछी जाती है, और इसकी NCERT की नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए टीचर्स एडजस्टमेंट इन क्लासरूम प्राइमरली डिपेंड्स ऑन सैलरी, स्टूडेंट बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, टीचिंग कॉम्पिटेंस। तो ये लास्ट ऑप्शन जो है टीचिंग कॉम्पिटेंस, उसके ऊपर जो है प्योरली बेस्ड है जो क्लासरूम का प्राइम जो टीचर का एडजस्टमेंट है। तो इसको हम डिटेल में आपको बताते हैं। ए टीचर एबिलिटी टू एडजस्ट द मैनेज क्लासरूम डायनामिक्स इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर टीचिंग कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन, that is the term evaluation in education refers to। evaluation का क्या मतलब होता है, यहाँ पे assigning grades, measuring students performance और judging teacher effectiveness, all of these। तो ये जो evaluation है हम किस लिए करते हैं, जो 3 के 3 ABC तीनों जो ऑप्शन है ये सारे करेक्ट हैं, ये सारे आपके उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। और यहाँ पे आप देखेंगे
Evaluation encompasses assessing student learning, teacher performance, and the effectiveness of instructional method. Then next question है हमारे पास, ये भी जो है फुल फॉर्म में आता है आपको CCE, दैट इज कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जो पिछले 4-5 सालों से या कॉलेजेस में तो आई गेस 2017 से ही स्टार्ट हो गया, 2016-17 से, दैट इज CCE, और आजकल स्कूलों में भी हम देखने को मिलता है। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए CCE प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें होता क्या, मेन पर्पज क्या है इसका, प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम, असेसेस बोथ scholastic and co-scholastic aspects, increase homework load, focus solely on academic achievement। तो पहले तो लास्ट जो C और D ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज इंक्रीज होमवर्क लोड, ये नेगेटिव जो है सेंटेंस है, इसको हम एलिमिनेट करेंगे, और सोलली जो है अगर फोकस करें किसी एक चीज पे, दैट इज आल्सो नेगेटिव पॉइंट। सो यहाँ पे, और प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम, हम बच्चों को आजकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करवाते हैं, उनको हम आगे की लर्निंग बढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं। दैट मीन उसमें दोनों एस्पेक्ट हमारे आते हैं, स्कूल और को स्कूल दोनों आ जाते हैं। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीछे अभी हमने पढ़ा था। अब ये ईयर भी पूछ लिया जाता है कि कौन से ईयर में जो है ये इंप्लीमेंट हुआ था। द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इनैक्टेड इन द ईयर दैट इज 2009, आपने याद रखना है, बी इज द राइट आंसर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसको जो है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट बोला जाता है, और इसको हम राइट टू एजुकेशन भी बोलते हैं, जो कि इनैक्टेड हुआ था 2009 में। देन 14th क्वेश्चन, द प्राइमरी गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज टू सेग्रीगेट स्टूडेंट। तो पहली बात तो जो सेग्रीगेट वर्ड है वो बच्चों को अलग करना, वो एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये सेंटेंस ही एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अगर कोई ऐसा ऑप्शन आता है जिसमें नॉट लगा हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये नेगेटिव वर्ड हो गया, इसको एलिमिनेट करेंगे। प्रोवाइड एजुकेशन टू ओनली गिफ्टेड स्टूडेंट्स, तो ये भी नहीं है कि हम सिर्फ गिफ्टेड स्टूडेंट्स को ही इंक्लूसिव एजुकेशन में हम पढ़ाते हैं। इंटीग्रेट ऑल स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज, या डी ऑप्शन फोकस ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस ओनली। तो जैसे मैंने आपको बताया, सी ऑप्शन जिसमें हम इंटीग्रेट करते हैं सभी स्टूडेंट्स को उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, तो वो जो है वो जो एजुकेशन है वो इंक्लूसिव एजुकेशन मानी जाती है। ये भी एक पूरा कंसेप्ट है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से आप देखना कि इंक्लूसिव एजुकेशन एम टू accommodate all learners, ensuring equal access to education for students with diverse needs। तो चाहे इसमें स्पेशल चाइल्ड हो, चाहे या नॉर्मल स्टूडेंट हो, सभी एक साथ एक क्लासरूम में बैठते हैं और उनके सबके अकॉर्डिंग, सब स्पेशल नीड के अकॉर्डिंग या सबके जो इंडिविजुअल जो है थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटीज और बैकग्राउंड लर्न टुगेदर इन द सेम क्लासरूम। तो यहां से भी आपको क्लियर हो गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। देन लास्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अब आपको आगे टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे, चाहे डेली या फिर एक दिन छोड़ के। प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें नीचे कि आपको सेशन कैसा लगा, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे जो है आपको इसी तरीके से फ्री वीडियोस प्रोवाइड करूं। और अगर आप जो सीनियर्स हैं जिन्होंने मेरे वीडियोस पहले देखी होंगी, आप देखेंगे वहाँ पे कमेंट में भी सेक्शन में देखेंगे कई सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने एंट्रेंस को क्रैक किया है, और मैंने जो भी वीडियोस बनाई हैं उसमें सारी वो फ्री रखी हुई हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स पे असेस कर सकें। चलिए, और इसी के लिए एक चीज़ और है लास्ट में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे और स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द यूज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स इन। अब हमारे पास दो टाइप के असेसमेंट होते हैं, दैट इज फॉर्मेटिव और समेटिव। तो हम दोनों की बात करेंगे, पहले हम इसके आंसर को देखते हैं। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, दैट इज असाइनिंग फाइनल ग्रेड्स, आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स, रैंकिंग स्टूडेंट्स, नन ऑफ द अबव। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है बीच में करते हैं हम, तो इससे हमें क्या पता लगता है, लर्निंग गैप्स के बारे में पता लगता है। फिर हम उसको डायग्नोसिस करते हैं, जो भी रेमेडियल हम लेते हैं, मतलब बच्चों के लिए, कि पहले पता करते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम किस टॉपिक में आ रही है, किस सब टॉपिक में आ रही है।
फिर इसके ऊपर हम मेथड अपना चेंज करते हैं और उनको दोबारा से उस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो इसका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है सबसे ज़्यादा हेल्प करती है बी ऑप्शन में, दैट इज आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स, कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है। चलिए बात करते हैं फॉर्मेटिव और दोनों असेसमेंट की। तो यहाँ अगर आप देखेंगे जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो ऑन गोइंग असेसमेंट है, कंडक्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। यानी कि ये जो पूरे ईयर थ्रू आउट हम जो टेस्ट लेते हैं, जैसे कि हमारा मिड टर्म 1 हो गया या मिड टर्म 2 हो गया, हाफ ईयरली हो गया, इसमें हम बच्चों को उनकी गलतियां बता सकते हैं और उनके लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए उनको हम पॉइंट्स दे सकते हैं। दैट इज नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया, क्विज ड्यूरिंग अ यूनिट टू चेक अंडरस्टैंडिंग, देन उसके बाद क्लासरूम डिस्कशन टू गोज कंप्रहेंशन, ड्राफ्ट सबमिशन फॉर टीचर फीडबैक, देन समेटिव असेसमेंट, that assessment conducted at the end of the learning period to evaluate overall learning outcomes। अब ये जो समेटिव असेसमेंट है ये लास्ट में ली जाती है, जहां पे हम ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं। तो ध्यान में रखना है आपने कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो आपको आइडिया देती है और इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे अब आपका साल एंड हो चुका है, यहाँ पे अब आउटकम्स जो होंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है यहाँ पे, फाइनल एग्जाम एट द एंड ऑफ द टर्म, और बाकी एंड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, और ये 3-4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए टीचिंग पोटेंशियल के, एप्टीट्यूड के, और ये सारे जो टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अपकमिंग एग्जाम बेस्ड एंट्रांस में देखने को जरूर मिलेंगे, और आगे भी ऐसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।